शुरू करते हैं सॉलिडवर्क्स। अब आपको मालूम होना चाहिए सॉलिडवर्क्स क्या होता है, किस लिए यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ किया जाता है, क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं। ये चीज़ मेन इंपॉर्टेंट है सॉलिडवर्क्स में कि हम लोग क्यों यूज़ करेंगे सॉलिडवर्क्स। ठीक है, जी। तो जैसे आपका फर्स्ट ऑफ ऑल आता है इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री क्या होती है कि जैसे आपके तीन टाइप की इंडस्ट्रीज होती है। अब किस इंडस्ट्री में किस टाइप के वर्क होते हैं, कैसे वर्क किए जाते हैं, वो चीज़ आ जाती है। फिर जैसे सबसे पहले इसमें आता है आपका एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़। अब एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ में क्या रहते हैं कि जो भी जेट एयरवेज एयरलाइंस ये भी जो जिस टाइप के रहते हैं वो सब एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ में आते हैं। फिर आपका सेकंड आता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़। अब जितने भी टू व्हीलर और फोर व्हीलर की चीज़ें होती हैं वो सब आपके किस में आ जाती हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में आ जाती हैं। फिर आता है आपका हैवी इक्विपमेंट। अब हैवी इक्विपमेंट में क्या होता है कि जो जितने सारे आप हैवी इक्विपमेंट जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, बनाए जाते हैं, उन जगहों पे आपका यूज़ किया जाता है। अब जैसे ऑटोमोबाइल्स है, अब ऑटोमोबाइल जैसे आप कार ले लें या बाइक ले लें, तो इनके अंदर के जो छोटे से छोटा पार्ट्स होता है ना, जो इसके अंदर के जो छोटा से छोटा पार्ट्स होता है, उनको आप कैसे बनाएंगे, वो चीज़ें डिज़ाइन किस तरह से करेंगे, वो चीज़ आपके सॉलिड वर्क्स पे आती है। तो अब देखिए जैसे इंडस्ट्री में किस तरह से वर्क किया जाता है, कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट को किस तरह से बनाती है, कैसे मार्केट में लॉन्च करती है। तो उसके लिए आ जाता है आपका PLM, यानी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो अब देखिए PLM आता है आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड मैनेजमेंट। जैसे सबसे पहले अगर आपसे कहा जाए कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे, कैसी प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, तो उसकी रिक्वायरमेंट कैसे होती है, क्या चीज़ें शुरू की जाती हैं, फॉलो की जाती हैं कि हम ड्राइंग को कैसे बनाएं। तो उसकी सबसे पहले आ जाती है आपकी नीड। अब नीड में ये होता है कि हम मार्केट सर्वे देखते हैं, कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं कि कस्टमर को क्या चाहिए, किस तरह की डिज़ाइनें चाहिए, तो डिज़ाइन आप क्रिएट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन। ठीक, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आ जाता है इंडस्ट्रीज़, कि किस तरह से आप इंडस्ट्रीज़ में वर्क किया जाता है, कैसे वर्क किया जाता है, वो चीज़ आप इसमें देखोगे। क्योंकि इंडस्ट्री तो आपके बहुत टाइप की होती हैं, डिपेंड करता है कि कौन कौन से टाइप की इंडस्ट्रीज़ हैं। अब जैसे यहाँ पे हमने तीन टाइप की इंडस्ट्री ले रखी है, एक होता है एरोस्पेस, दूसरा होता है ऑटोमोबाइल, और तीसरा होता है हैवी इक्विपमेंट। अब एरोस्पेस इंडस्ट्री में क्या क्या डिज़ाइन किए जाते हैं, जितने भी आपके एयरबस एयरवेज जेट, ठीक है, यही सब डिज़ाइन होती हैं वो आपके एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ में होते हैं। फिर आता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़। अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, टू व्हीलर फोर व्हीलर की जितनी चीज़ें होती हैं वो सब आपके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। फिर थर्ड आता है आपका हैवी इक्विपमेंट। अब जहाँ पे हैवी इक्विपमेंट यानी काफ़ी बड़ी बड़ी डिज़ाइनें मशीन बनाई जाती हैं उसको कहते हैं हैवी इक्विपमेंट इंडस्ट्रीज़। ठीक है, जहाँ पे वहाँ पे असेंबली होती है, बड़ी बड़ी मशीन, जैसे आप लोकोमोटिव देख लीजिए या बड़े साइज़ के क्रेन देख लीजिए। ठीक, उन सब जगह पे आपके हैवी इक्विपमेंट का यूज़ होता है। अब बात आ जाती है कि जैसे कि आपको जैसे अगर वर्क करना है तो सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, PLM, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड मैनेजमेंट। कि मतलब आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो, चाहे आप मोबाइल फ़ोन ले लो, माउस ले लो या लैपटॉप ले लो, तो ये सब प्रोडक्ट बना रहे हो तो इसकी शुरुआत कैसे करोगे, किस टाइप से बनाओगे उस प्रोडक्ट को। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या आएगा, क्या बनाने के लिए, कि कैसे शुरुआत करेंगे। देखो जैसे अगर आप कोई भी प्रोडक्ट पे वर्क कर रहे हो तो सबसे पहले जैसे आपका आता है नीड। नीड में क्या होता है कि आप लोग मार्केट सर्वे करते हैं, कस्टमर रिक्वायरमेंट देखते हैं। ठीक है, कस्टमर को चाहिए क्या, किस तरह की डिज़ाइन चाहिए, वो सब आपके किस में आ जाते हैं, नीड में आ जाते हैं। फिर नीड आप कंप्लीट करने के बाद आ जाता है आपको कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन। अब कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन क्या होता है कि जैसे आप ऑटो कैड में 2D डिज़ाइन बनाते हैं, 2D डिज़ाइन बनाए, फिर उसका जो परफेक्ट लेआउट है उसका आपने क्या किया, कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन बनाए, किसमें, ऑटो कैड में। फिर उसके बाद क्या किया, उसकी 3D मॉडलिंग की, है ना। 3D मॉडलिंग करने के बाद आपने 3D डिज़ाइन बनाई। फिर 3D डिज़ाइन बनाने के बाद अगर उसको डायरेक्ट आप
मैन्युफैक्चरिंग के लिए मार्केट में लॉन्च कर देंगे तो आपका प्रोडक्ट क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, वर्किंग के लायक नहीं हो जाता, क्योंकि देखते हो कि कुछ लॉस हो जाता है, कहीं पे कुछ लॉस हो गया। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले जैसे 3D मॉडलिंग बनाएंगे, फिर उसके हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। मतलब जो भी प्रोडक्ट बनाए उसकी एनालिसिस करेंगे, उसकी टेस्टिंग करेंगे। जब तक आप उसकी टेस्ट करके नहीं देखो कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने लायक है कि नहीं है, उसके पूरी प्रॉपर्टी, स्ट्रेस, स्ट्रेन, ये सारी चीज़ें जब तक चेक नहीं करोगे, आप मार्केट में कैसे लॉन्च कर दोगे। ठीक है, तो उसमें पहले एनालिसिस करते हैं। जब एनालिसिस में वो फेल हो जाता है तो सीधे आप कहाँ चले जाओगे, कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन। ठीक है, अब यहाँ पे आप कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन चेक करो कि आप कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन में कहाँ पे एरर आ रहा है, तो फिर उसको चेंज किया, 3D मॉडलिंग फिर बनाया। ठीक है, फिर एनालिसिस किया, फिर फेल हुआ। तो जब तक एनालिसिस पास नहीं करता, ये प्रोसेस आपका क्या रहता है, कंटिन्यू चलता रहता है। जब आपका एनालिसिस पास कर देगा, देन उसकी क्या करेंगे, ड्राइंग डिटेलिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग करके आगे प्रोसेस कर देंगे। ठीक है, फिर इस अब एनालिसिस में बहुत सी चीज़ें आती हैं। आप मटेरियल लगा सकते हो कि कौन से मटेरियल के अकॉर्डिंग वर्क करना चाहिए, कौन से मटेरियल के अकॉर्डिंग नहीं करना चाहिए। ये आपके एनालिसिस पे डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का मटेरियल लगा रहे हो और कैसे उस पर एनालिसिस कर रहे हो, कि किस टाइप का प्रोजेक्ट है, कैसे एनालिसिस कर रहे हो। ठीक, अब यहाँ पे देखो आता है आपका कैड यानी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। अब इसमें 3 स्टेप आते हैं आपके। एक होता है आपका नीट, कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन एंड 3D मॉडलिंग। ये 3 स्टेप आते हैं आपके कैड में। ठीक, फिर उसके बाद आता है CAE यानी कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। एनालिसिस से लेकर ड्राइंग डिटेलिंग, ये आपके CAE में आता है। फिर थर्ड आता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, कैम जिसे कहते हैं, CAM, कैम। ये आपका लास्ट आता है मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस। ये होता है आपका PLM, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड मैनेजमेंट, जिसके थ्रू आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो, किस तरह से वर्क करोगे, वो चीज़ डिपेंड करता है। ओके, कोई डाउट? फिर देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है आपका सॉलिड वर्क्स। अब सॉलिड वर्क्स क्या होता है? सॉलिड वर्क्स इज अ 3D मैकेनिकल CAD प्रोग्राम that run on Microsoft Windows। ये आपका 3D मैकेनिकल सॉफ्टवेयर होता है जो CAD डिज़ाइनिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, यानी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग। अब इसको आप क्या कर सकते हो, पहले क्या था कि आप माइक्रोसॉफ्ट विंडो में सिर्फ चलता था, लेकिन आज के टाइम पे आप किसी भी सिस्टम में चला सकते हैं, जैसे iOS हो गया या मैक हो गया, उन सब में भी आप इसमें वर्क कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो, चला सकते हो मैक में। फिर आता है सॉलिडवर्क्स इज अ पैरा सॉलिड बेस्ड सॉलिड मॉडलर। अब पैरा सॉलिड बेस्ड क्या होता है कि पार्ट मॉडलिंग जिसे कहते हैं, मतलब किसी भी कंपोनेंट, जैसे ये माउस है, कोई भी माउस आप ले लें, उसके अंदर के हर एक पार्ट को अलग अलग करके अगर आप देखोगे तो उसके अंदर कई सारी चीज़ें आ जाएंगी, छोटी छोटी चीज़ आ जाएंगी, तो उन छोटी छोटी चीज़ को क्या कहते हैं, पार्ट कहते हैं। ठीक है, तो उसी को कहते हैं पार्ट मॉडलिंग। तो ये होता है आपका पैरा सॉलिड मॉडलर। ठीक है, जिसमें आप क्या कर सकते हो, पैरामेट्रिक फेस्ड बेस्ड अप्रोच, यानी कुछ भी चेंज करना हो आप इसमें कभी भी किसी भी टाइम चेंज कर सकते हो, आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। ठीक है, आप इसमें मॉडल एंड असेंबली दोनों चीज़ें भी क्रिएट कर सकते हैं। वो चीज़ें हम लोग आगे पढ़ेंगे किस तरह से आप डिज़ाइनिंग और मॉडलिंग कर सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे आता है सॉलिड वर्क्स ऑफर। अब जैसे सॉलिड वर्क्स क्या क्या चीज़ें ऑफर करता है जब आप पैकेज खरीदने जाते हो, लाइसेंस। ठीक है, अब डिज़ाइन वैलिडेशन, प्रोडक्ट डेटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, लार्ज प्रोवाइडिंग कंप्लीट सोल्यूशन फॉर मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन सिंगल पैकेज। ये सारी चीज़ें आपके मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ को प्रोवाइड की जाती है जब आप कोई भी चीज़ लाइसेंस वर्जन खरीदने जाते हो। अगर क्रैक भी कर लेते हो तो भी चीज़ें आपकी ओपन हो जाती हैं। ठीक है, अब देखिए आता है आपका हिस्ट्री ऑफ सॉलिड वर्क्स, मतलब ये कब आपका लॉन्च हुआ था। ठीक, अब देखिए सॉलिड वर्क्स डेवलप्ड बाय सॉलिड वर्क कॉर्पोरेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, आपके USA में है। ठीक है, और इसकी सब्सिडियरी है डसॉल्ट सिस्टम। लोग कहते हैं कि सॉलिड वर्क्स सॉफ्टवेयर जो है डसॉल्ट सिस्टम ने बनाया है, लेकिन असल में बनवाया किसने, सॉलिड वर्क्स कॉर्पोरेशन ने बनवाया है। ठीक है, ये कंपनी अलग ही है अपने नाम की। ठीक है, अब कैटिया सॉफ्टवेयर भी देखा होगा, तो डसॉल्ट सिस्टम कैटिया का भी सॉफ्टवेयर है।
सॉलिडवर्क्स भी उन्होंने ही बनाया, कैटिया भी उन्होंने ही बनाया। ठीक है, अब इसको 1993 में जॉन हेरिटेज रिक्वायर्ड टीम ने इसको बनाया था एज अ 3D कैट टेक्नोलॉजी के रूप में। फिर जो फर्स्ट वर्जन रिलीज हुआ वो कब हुआ था? 1995 में रिलीज हुआ था। ठीक है, आज के टाइम पे आप देख सकते हो कि 2 मिलियन से ज़्यादा इंजीनियर हैं और कंपनीज भी आपके 2 लाख से ऊपर कम ज़्यादा वो कंपनी होती रहती है। अब तो बहुत कम कंपनियां हो गई हैं लॉकडाउन के बाद से, सब बंद हो गई होंगी। ठीक है, फिर देखिए आ जाता है एडवांटेजेस। अब एडवांटेजेस क्या होता है कि अगर आप सॉफ्टवेयर में कोई भी चीज़ वर्क कर रहे हो या वर्क करते करते कुछ एरर आया तो तुरंत ये डिटेक्ट कर देगा कि कहाँ पे एरर आ रहा है, किस जगह पे एरर आ रहा है, तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो कैसे भी। ठीक है, चाहे आपकी स्केच में एरर आएगा या पार्ट में एरर आएगा, कहीं पे भी एरर आएगा तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और ये काफ़ी शॉर्ट लर्निंग सॉफ्टवेयर है, मतलब कह सकते हो काफ़ी यूज़र फ्रेंडली आपका सॉफ्टवेयर होता है जो आप इजीली इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। कोई भी चीज़ आप इमेजिन करके बनाना चाहें आप डिज़ाइन कर सकते हैं, जो भी आपके माइंड में होगा। ठीक है, अब मेन आता है आपका स्विफ्ट टेक्नोलॉजी। पूरा सॉलिडवर्क्स आपका इसी पे बेस्ड होता है। अब सॉलिडवर्क्स क्या, स्विफ्ट टेक्नोलॉजी क्या होता है? सॉलिडवर्क्स इंटेलिजेंट फीचर्स टेक्नोलॉजी, ये आपका स्विफ्ट का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? स्विफ्ट इज ए वन ऑफ द वे ऑफ सॉलिड लेट अस फोकस इन डिजाइन एंड नॉट फॉर द डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर। स्विफ्ट प्रोवाइड ऑल यूजर इवन नोज ट्रांसमीटर टू 2D टू 3D इजिली कन्वर्ट करता है। ठीक है, हर चीज़ आप 2D से 3D बनाना चाहें तो कन्वर्ट कर देगा, कुछ भी चीज़ एडिट करना चाहें आप इजीली एडिट कर सकते हैं। पूरा आपका स्विफ्ट टेक्नोलॉजी पे वर्क होता है। ओके, फिर देखिए आ जाता है सॉलिडवर्क्स टॉपिक। ये क्या क्या टॉपिक्स आप पढ़ेंगे सॉलिडवर्क्स में? जैसे होता है ना पार्ट असेंबली ड्राफ्टिंग, ये 3 टाइप के होते हैं। तो पार्ट डिजाइनिंग में हम लोग पहले सारी पार्ट डिजाइनिंग करेंगे, जैसे स्केच, फीचर, शीट मेटल। फिर उसी का जो चीज़ इसमें हम बनाएंगे वो चीज़ हम इसमें असेंबल करेंगे। फिर उसी का हम लोग क्या करेंगे? ड्राइंग एंड डिटेलिंग करेंगे, यानी ड्राफ्टिंग करेंगे। ठीक है, अब देखते आता है GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक, अब जैसे सॉफ्टवेयर आप खोलेंगे चाहे जो वर्जन हो, तो सबसे पहले आपका इस टाइप से ओपन होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपका इस टाइप से ओपन होगा। जब न्यू शीट ओपन करके आप करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आता है आपके, ये कंट्रोल एन जैसे होता है नई शीट ओपन करने के लिए, या क्लिक न्यू पे आप क्लिक कर देंगे तो न्यू शीट आ जाएगी। ठीक है, तो चीज़ आप यहाँ से कर सकते हो, चाहे कंट्रोल एन करो या फिर न्यू शीट पे आप क्लिक करके ओपन कर सकते हो। तो जैसे आएगा तो उस पर पार्ट डिज़ाइन सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपकी इस तरह से विंडोज़ ओपन होगी। ठीक है, देखिए ये इस तरह का विंडोज़ आएगा आपका। अब इसमें देखिए हर एक चीज़ की डिटेलिंग दे रखी है। जैसे इसको क्या कहते हैं? मीनू बार, जिसमें फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, टूल, विंडो ये सब है, इसको कहते हैं मीनू बार। फिर आता है आपका क्विक एक्सेस टूल बार, ये हो जाता है आपका क्विक एक्सेस टूल बार। फिर थर्ड आता है आपका टाइटल बार। ठीक है, टाइटल बार क्या होता है? जो भी फाइल का नाम रहेगा, जो मेन नेम रहेगा, वो चीज़ हो जाती है आपकी टाइटल बार। फिर आता है आपका इन्फो टैब। ठीक है, अब कोई भी कमांड की इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप यहाँ पे इन्फो टैब पे क्लिक करके कुछ भी सर्च, अगर कोई भी कमांड नहीं मिल रहा है, जैसे इस सब जगह पे आपको कोई कमांड नहीं मिल रहा है जो आपको बताया गया, तो आप यहाँ से सर्च करके भी ला सकते हो, ऐड करा सकते हो। ठीक है, फिर ये आता है आपका कमांड मैनेजर। पूरा जो भी टूल्स देते हैं सब कमांड मैनेजर में रहते हैं। यहाँ से आप डायरेक्ट 1 बाय 1 सेलेक्ट करके ड्राइंग क्रिएट करना चाहें कर सकते हैं। फिर ये आता है आपका फीचर मैनेजर डिज़ाइन ट्री, यानी FM डिज़ाइन ट्री। फीचर मैनेजर डिज़ाइन ट्री मतलब कि जो भी डिज़ाइन आप बनाओगे, क्या क्या उसमें यूज़ किए और कौन कौन सा टूल्स यूज़ किए, वो सारी चीज़ें आपकी इसी ट्री में रिकॉर्ड होती रहेंगी। फिर जो भी चीज़ आप एडिट करना चाहोगे
आप इसमें से एडिट कर सकते हो। ठीक, फिर ये आता है आपका टास्क पेन, जिसमें आपकी डिज़ाइन लाइब्रेरी, मटेरियल प्रॉपर्टी, कलर, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। फिर ये आता है आपका हेड्स अप व्यूज़। अब इसमें क्या होता है, जूम इन, जूम आउट सेक्शन, फ्रंट, टॉप, साइड, आइसोमेट्रिक, ये सारे व्यूज़ आप देख सकते हो। ठीक है, कुछ भी शो एंड हाइड करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। फिर ये आता है आपका ग्राफिक्स एरिया। ये पूरा आपका क्या रहता है, ग्राफिक्स एरिया रहता है, जिसमें आप क्या करते हो, पूरी ड्राइंग क्रिएट की जाती है। ओके, फिर आता है आपका रेफरेंस ट्रायड। अब रेफरेंस ट्रायड क्या होता है कि एक्स, वाई और जेड एक्सिस का आपको रेफरेंस देना होगा। ठीक है, मतलब देखना होगा कि जो हम प्लेन ले रहे हैं वो कौन सा प्लेन ले रहा है, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स। तो यहाँ पे जैसे ही आप ये 3 प्लेन हैं, इस प्लेन को आप सेलेक्ट करोगे तो खुद ब खुद यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे एक्स वाई किया, अब उसके बाद नॉर्मल टू व्यू करोगे, खुद ब खुद बता देगा कौन सा प्लेन लिया है। फ्रंट प्लेन लोगे तो ये एक्स और वाई एक्सिस आएगा, टॉप प्लेन लोगे तो एक्स जेड एक्स आ जाएगा, और राइट प्लेन लोगे तो वाई जेड आ जाएगा। इस टाइप से आपके प्लेन्स आ जाएंगे। ठीक है, फिर ये नीचे आ जाता है आपका स्टेटस बार। अब स्टेटस बार में आपके क्या रहते हैं, यूनिट अगर चेंज करनी हो तो आप स्टेटस बार से यूनिट चेंज कर सकते हैं, यानी MMGS या जो भी यूनिट है। अगर स्टार्टिंग के टाइम जब आपने इंस्टॉल किया है, इंस्टॉल खोलने के बाद जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करोगे सॉफ्टवेयर तो यूनिट सेटिंग के पूछेगा। अगर उस टाइम जो बाय डिफ़ॉल्ट लगाए रहोगे तो जब हमेशा जब भी वर्क करना चाहोगे तो आपका वही यूनिट पे सेट रहेगा। फिर आपको क्या करना होगा, यूनिट चेंज करना पड़ता है ना। ठीक है, फिर देखिए आ जाता है आपका। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए माउस ऑपरेशन होता है सबसे इम्पोर्टेंट, कि आपको जूम इन जूम आउट कराना है, पैन कराना है, रोटेट कराना है, माउस जेस्चर यूज़ करना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। अगर ये नहीं आता है तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे पूरे सॉलिड वर्क्स में। अगर आपको ग्राफ डिस्प्ले कंट्रोल यानी माउस ऑपरेशन नहीं आया तो आप कुछ भी डिज़ाइन नहीं बना सकते। कोई डाउट तो नहीं इतने में अब तक, कोई कन्फ्यूज़न? तो अब देखिए, जैसे इसमें आपका जूम इन जूम आउट है, जूम इन जूम आउट। अब एरो का क्या मतलब होता है, देखो ये एरो का मतलब जूम इन में जो एरो मतलब स्क्रॉल को अगर तुम रिवर्स साइड ऐसे घुमाओगे, ठीक है, तो आपका जूम इन होगा। ठीक, अगर स्क्रॉल को फॉरवर्ड टाइप घुमाओगे तो आपका जूम आउट होगा, यानी स्क्रॉल आगे की तरफ करोगे। ठीक है, और रोटेट करने के लिए आप क्या करोगे, स्क्रॉल को प्रेस करोगे तो आपका जैसे 3D में देखा नहीं जाता है 360 डिग्री पे, आप उस तरह से रोटेट करा के देख सकते हो। फिर आता है आपका पैन। ठीक है, अब पैन क्या होता है कि आप अपने ड्राइंग को एडजस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसको यूज़ करने के लिए कंट्रोल एंड स्क्रॉल दोनों प्रेस करेंगे तो आपका पैन कमांड एक्टिव होगा। ठीक है, अब जैसे हम आपको दिखाते हैं, ये ऐड क्यों गया, अरे कट गया। ठीक है, अब देखो जैसे ये आपका सॉफ्टवेयर है, ठीक है, सॉलिडवर्क्स सॉफ्टवेयर, जैसे आप अगर आपके स्क्रीन पे है तो आप डबल क्लिक करके ओपन करोगे तो आपको इस तरह से ओपन होगा। हाँ, ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे न्यू पे क्लिक किया हमने, ठीक, या आप न्यू पे क्लिक कर सकते हो या फिर आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल N प्रेस करोगे तो ये ऑप्शन आएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे हो तो जब कंट्रोल N प्रेस करोगे तो आपको आएगा यूनिट सेट करने के लिए, किस यूनिट में करना है। तो हमेशा आपको ISO स्टैंडर्ड में लेना है और यूनिट आपको लेना है MMGS यानी मिलीमीटर ग्राम सेकेंड, क्योंकि MM में है हमेशा, मैकेनिकल का वर्क जो डायमेंशन होता है वो MM में होता है। ठीक, तो यहाँ पे हमने पार्ट पिक लिया एंड ओके कर दिया। देखो थोड़ा सा टाइम लेता है ओपन होने में। ये ओपन हो गया आपका।
ठीक। अब यहाँ पे जैसे आपको जूम इन जूम आउट देखना है तो हमने प्लेन लिया, प्लेन लेने के बाद स्केच पे क्लिक करेंगे। तो कुछ बना लेते हैं पहले, सपोज ये बना दिया, ठीक है। आपने ऑटो कैड किया हुआ है ना आज तक? चलो कोई नहीं, ठीक है। तो जैसे ऑटो कैड में कमांड से बाहर आ जाता है एस्केप बटन प्रेस करके, वैसे ही आप सॉलिडवर्क्स में भी एस्केप बटन करके कोई भी टूल से एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे इसमें आपको जूम इन जूम आउट करना है तो ये देखिए, स्क्रॉल को आप आगे की तरफ करेंगे तो ये आपका जूम आउट हो रहा है, ठीक है। रिवर्स साइड करेंगे, जहाँ पे कर्सर रहेगा उसी जगह आपका जूम इन होगा। रिवर्स साइड करेंगे तो जूम इन होता जाएगा आपका, ठीक है। लिख लो चाहे, हो जाएगा ना। और रोटेट कराने के लिए आप क्या कर सकते हो, स्क्रॉल प्रेस करोगे तो आप किसी भी एंगल पे रोटेट करा सकते हो। और पैन कराना होता है क्या, कंट्रोल बटन प्रेस किया और स्क्रॉल प्रेस किया तो आप पैन कमांड एक्टिव करके मूव करा सकते हो, जहाँ पे भी सेफ रखना है, ठीक है। ये अब देखो इसमें क्या होता है कि जैसे सपोज आपने ज़्यादा जूम इन कर दिया, ज़्यादा जूम आउट कर दिया, आपकी ड्राइंग गायब हो जाए तो आप वापस कैसे लाओगे? फिर एक कमांड क्या होता है, फिट टू स्क्रीन, ठीक है। सिंपल सा ये F बटन है, प्रेस कर दो, आपकी ड्राइंग आ जाएगी वापस। और जैसे नॉर्मल टू व्यू करना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल 8, तो आपको नॉर्मल 8 लिख लो। फिट टू स्क्रीन के लिए F, नॉर्मल टू व्यू के लिए कंट्रोल 8। फिट टू स्क्रीन बेटा, फिट टू स्क्रीन F, बस F प्रेस करेंगे तो आपका नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें आता है सबसे पहले स्केच करने के लिए, ठीक है। अब देखो जैसे स्केच करेंगे तो जैसे आप कोई भी ड्राइंग अगर बनाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे कंट्रोल N या फिर आप न्यू पे क्लिक करोगे तो आपका आएगा, तो पार्ट्स पे आप सेलेक्ट करके ओके कर दो, ठीक, ओपन हो जाएगा। अब इसमें आपके दो कंस्ट्रेन होते हैं, एक कंस्ट्रेन होता है, कंस्ट्रेन कहते हैं टू फिक्स अ ज्योमेट्री, टू फिक्स अ साइज एंड पोजीशन फॉर अ ऑब्जेक्ट, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की साइज और पोजीशन को एक जगह फिक्स करने के लिए कंस्ट्रेन का यूज किया जाता है। दो टाइप के कंस्ट्रेन होते हैं, एक होता है आपका ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेन और दूसरा होता है आपका डायमेंशनल कंस्ट्रेन। पहला होता है डायमेंशनल, दूसरा होता है ज्योमेट्रिकल। कोई भी ड्राइंग बनाएंगे तो सबसे पहले उस पर ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेन लगाएंगे, फिर उसके बाद डायमेंशन कंस्ट्रेन लगाएंगे। ठीक है। अब देखो ओपन करने के बाद क्या करेंगे, प्लेन सेलेक्ट अ प्लेन। जैसे ही प्लेन सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा स्केच करने के लिए, शो एंड हाइड करने के लिए, जूम करने के लिए, नॉर्मल टू व्यू करने के लिए। तो हम स्केच करना है तो हम क्या करेंगे, स्केच पे क्लिक कर देंगे तो ये आपका देखिए नॉर्मल टू व्यू ऑटोमेटिक हो जाएगा। फर्स्ट टाइम आपको नॉर्मल टू व्यू यानी कंट्रोल एड करने की जरूरत नहीं, अपने आप हो जाएगा। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्सेस बनानी है, एक्स और वाई एक्सेस। तो आपकी केस में होती है डॉटेड लाइन में होती है, तो आप यहाँ से जैसे ही लाइन सेलेक्ट करोगे ये, ठीक। फिर सबसे पहले इसमें पूछता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब क्या होता है, कैसे बनानी है, किस टाइप से बनानी है लाइन। तो यहाँ पे देखिए आस्क स्केच है,
हॉरिजेंटल है, वर्टिकल है, एंगल है, किस टाइप से बनाना है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, एक्सिस बनाने जा रहे हैं। तो एक्सिस के लिए आपका क्या होना चाहिए, हॉरिजेंटल या वर्टिकल होना चाहिए। तो आप यहाँ से हॉरिजेंटल ले लो, क्लिक कर दिया। फिर अब इसके बाद पूछता है फॉर कंस्ट्रक्शन, मतलब ये डॉटेड लाइन, ठीक है। फॉर कंस्ट्रक्शन पे क्लिक कर दो, ठीक, ये हो गया। अब देखो ड्राइंग तो आ गई। अब यहाँ पे कर्सर पे देखोगे अगर, तो डॉट डॉट लाइन की सिंबल बन के आ रहा है ना। ये डिफाइन करता है कि आपने क्या सेलेक्ट किया है। अब उसके बाद देखो नीचे आता है इन्फिनिटिव लेंथ, मतलब कोई लिमिट नहीं है, जितनी बड़ी आपकी ड्राइंग एरिया है उतनी बड़ी आपकी क्या रहेगी, लाइन रहेगी। तो आप यहाँ से इन्फिनिटिव लेंथ पे क्लिक कर दो, तो देखो ये लाइन आ जाएगी जैसे ही कर्सर मूव कराएंगे। फिर इसको कहीं पे भी आप ऐसे क्लिक कर दो, जैसे क्लिक करके छोड़ोगे तो देखोगे आपका डॉटेड लाइन आ जाएगा। एंड यहाँ से क्या कर दो, ओके। फिर उसके बाद वर्टिकल चाहिए, आप वर्टिकल पे क्लिक कर दो, बाकी दोनों ऑप्शन सेम रहने हैं। आप ऐसे वर्टिकल दे दो, देन ओके कर दो, एंड ओके। तो ये आपका आ जाएगा। अब नीचे स्टेटस बार में आपका क्या दिखा रहा है, यहाँ पे देखो लिख के आ रहा है अंडर डिफाइंड, ठीक है। अब जब इसको आप डिफाइन कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, फुल्ली डिफाइंड लिख कर आएगा, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे, मतलब ये जो आपका ओरिजिन पॉइंट है, इस लाइन को हमें क्या करना है, इससे अटैच करना है। आप ऐसे मूव करा के लाकर रखोगे तो नहीं होगा, है ना। जैसे ये मूव कराया और ऐसे ला के रखे तो आपका नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए क्या करना होगा आपको, जैसे दो ऑब्जेक्ट एक साथ सेलेक्ट करते हो वो फॉलो करना पड़ेगा। पॉइंट लो और कंट्रोल दबा के, कंट्रोल दबाया आपने, पॉइंट लिया और ये लाइन लिया, ठीक है। तो जैसे आपने पॉइंट और लाइन लिया तो लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे आपके ऐड रिलेशंस का ऑप्शन आएगा, और इसमें क्या लिख कर आ रहा है, कोइंसिडेंट, ठीक है। कोइंसिडेंट क्या होता है कि जब एक पॉइंट को किसी लाइन से आप अटैच कराते हो तब ये होता है आपका कोइंसिडेंट का सिंबल आता है। तो ऐसे क्लिक कर दो, ठीक है। ये अब देखोगे जैसे कोइंसाइड कर दोगे तो यहाँ पे देखो आपके लिख के क्या आता है, ब्लैक कलर का हो जाएगा। फिर इसी तरह आप क्या करो, इसको भी फिर सेलेक्ट करो, कंट्रोल बटन प्रेस किया, लाइन ली और उसके बाद ओरिजिन पॉइंट लिया, तो यहाँ कोइंसिडेंट आया, क्लिक कर दो, आपका ज्वाइंट हो जाएगा, ठीक। तो अब देखो जैसे आपको क्या करना है, कोई लाइन आप लेते हो, ये ऐसे आड़ा टेढ़ा लेकर ऐसे बना दो। अब इसको आपको क्या करना है, परफेक्ट शेप में देना है, ये गलत लग गया। इसको एक रेक्टेंगल बनाना है आपको परफेक्ट शेप में। ये क्या हो गया, मैं लेफ्ट कर गया, ठीक है। चलो कोई नहीं, ठीक है। तो अब देखो जैसे हमें इस लाइन को एक परफेक्ट रेक्टेंगल शेप में देना है विद इसके डायमेंशन के साथ, ठीक। तो क्या करेंगे, आप लाइन सेलेक्ट करो। सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि इसमें आपका कौन सा कंस्ट्रेंट लगा हुआ है ज्योमेट्रिकल की नहीं। कोई कंस्ट्रेंट दिख रहा है हरे कलर में, इस पे नहीं लगे। जैसे यहाँ पे देखो ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल का रिलेशन है, ऐसा रिलेशन इस पे नहीं दिख रहा होगा आपको। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे लाइन लेंगे और यहाँ से ले लिया हॉरिजॉन्टल, ठीक। ऐसे इसको भी सिलेक्ट किया, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब जैसे अगर लाइन को सेलेक्ट करते हो तो देखो 3 आती है, और ये फिक्स जो है आपका, ये ज़बरदस्ती कंस्ट्रेंट करने वाली चीज़ है, मतलब जो जहाँ है उसको वहीं पे स्टॉप कर दो, ठीक है। तो आपको ये करना है कि ज़बरदस्ती कंस्ट्रेंट नहीं करना है। तो देखो अगर आप दो लाइन को एक साथ सेलेक्ट करते हो, जैसे कंट्रोल दबाया और एक ये और ये लाइन, तो आपके देखो दो लाइन की से रिलेटेड जितने भी रिलेशंस लगते हैं वो सब आ जाएंगे, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कोलिनियर, परपेंडिकुलर, पैरेलल, इक्वल। तो हम क्या कर देंगे, वर्टिकल कर देंगे,
तो ये आपका लग गया। अब इसका क्या करना है, हमको शेप फिक्स करना है क्योंकि आपके परफेक्ट शेप में नहीं है। तो यहाँ से हमने डायमेंशन लिया और ये लाइन ऐसे लिख कर दे दिया, ठीक है। फिर ये डायमेंशन यहाँ से, अब देखो डायमेंशन देने के लिए स्मार्ट डायमेंशन सबसे बेस्ट होता है। इसमें देखो कि अगर ओपन करोगे तो बहुत सारे डायमेंशन, मतलब 3-4 डायमेंशन, मतलब हॉरिजॉन्टल देने के लिए अलग है, वर्टिकल डायमेंशन देने के लिए अलग है, ठीक है। लेकिन आप स्मार्ट डायमेंशन अगर लोगे तो सारा डायमेंशन क्या रहेगा, एक ही में आपके आ जाएंगे। मतलब उसी में स्मार्ट डायमेंशन में हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, अलाइंग, एंगुलर, ये सारे डायमेंशन आ जाएंगे। तो हमने क्या किया, ये लाइन लिया और इसको ऐसे दे दिया, ये ठीक। अब इसका तो आपका पोजीशन सेव हो गया, शेप। अब इसका हमें क्या करना है, पोजीशन डिफाइन करना है। तो आप क्या करो, डायमेंशन ये लिए, फिर इस लाइन को इस एक्सिस से ऐसे डायमेंशन दे दिए, क्लिक कर देंगे एंड ओके कर देंगे, ठीक है। फिर इस लाइन को हम क्या करेंगे, इस एक्सिस से डिस्टेंस दे देंगे एंड ओके कर देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अपने पोजीशन पे फिक्स हो जाएगा। और नीचे अगर आप देखोगे क्या लिख कर आता है, फुल्ली डिफाइंड। अगर आपको डायमेंशन चेंज करना है तो आप डायमेंशन पे डबल क्लिक करो, ठीक है। ये डबल क्लिक करिए, जो भी डायमेंशन आपको देना है, जैसे 80 दे दिया। फिर डायमेंशन पे डबल क्लिक किया, 40 देना है, आप 40 दे दो, ये। तो आप ऐसे करके कोई भी डायमेंशन चेंज कर सकते हो, ओके। तो आज इतना ही रखते हैं, आप इतना प्रैक्टिस कर लो, फिर बाकी चीज़ें कल डिस्कस करेंगे, ओके।